नमस्कार। तो हुआ ये कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय समिट चल रहा था और अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश लिया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अपनी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने लगे और बस देखते ही देखते ये घटना राजनीति, देश की छवि और विरोध करने के सही गलत तरीकों पर एक बहुत बड़ी बहस का सेंटर पॉइंट बन गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े ग्लोबल स्टेज पर जहां पूरी दुनिया की नजरें थी, इस तरह के एक नाटकीय विरोध की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो आज हम इसी सवाल के पीछे की राजनीति, इसकी रणनीति और इसके नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। एक बार अगर घटनाओं का क्रम साफ हो जाए, तो बाकी की तस्वीर भी अपने आप साफ होने लगेगी। तो देखिए, तारीख थी 20 फरवरी 2026, दिल्ली का भारत मंडपम, जहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था। और फिर दोपहर के वक्त अचानक से यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अपनी शर्ट उतारकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने भी जाहिर फौरन एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। अच्छा, लेकिन उनका संदेश क्या था? प्रदर्शनकारियों के शरीर पर जो नारे लिखे थे, उनमें सबसे प्रमुख था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसका मतलब क्या था? देखिए, कांग्रेस का आरोप ये था कि जो हाल ही में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, उसमें सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचाया है और भारतीय किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये एक बहुत ही सीधा और गंभीर आरोप था, और वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो फिर कांग्रेस ने इतना बड़ा, इतना नाटकीय कदम उठाया क्यों? जाहिर है, उनके पास इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ही। आइए अब उनका नजरिया समझते हैं कि इस एक्शन के पीछे उनकी दलील क्या थी। यूथ कांग्रेस के मुताबिक ये विरोध देश के युवाओं की हताशा को आवाज देने के लिए था। उनका तर्क ये था कि जब युवा बेरोजगारी लगभग 8% तक पहुंच रही हो और महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी हो, तो सामान्य विरोध के तरीके अब काम नहीं करते। और शर्ट उतारना ये एक प्रतीक था, ये दिखाने के लिए कि सरकार की नीतियों ने देश के युवाओं को आर्थिक रूप से बिल्कुल नंगा कर दिया है। मतलब उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। सरकार और बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, वो बहुत बहुत तीखी और तेज थी। उन्होंने इस विरोध को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। और यहीं पर राजनीति का असली टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि ये युवाओं के दर्द की अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का सीधा आरोप था कि ये भारत की बढ़ती साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। मतलब एक ही घटना, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। बीजेपी की तरफ से शब्दों के बाण भी काफी तीखे थे। उनके एक प्रवक्ता ने प्रदर्शनकारियों को टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस कह दिया, यानी बिना कपड़ों के, बिना दिमाग के और बिना शर्म के। इस एक बयान से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक माहौल कितना गर्मा गया था। और इस बात को और वजन देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ एक बड़ा अपराध यानी अ बिग क्राइम करार दिया। इससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि सरकार इस मुद्दे को राष्ट्रीय छवि पर एक सीधे हमले के तौर पर ही देख रही थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसकी उम्मीद शायद कांग्रेस को भी नहीं थी। उनके अपने ही राजनीतिक सहयोगियों ने इस विरोध के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस एकदम अकेली पड़ती नजर आई। जैसे कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसे उचित नहीं बताया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि इस घटना से हम सब शर्मिंदा हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने भी इस विरोध की कड़ी आलोचना की। इन बयानों ने कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर एकदम अलग थलग कर दिया। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला हमें आज की राजनीति और विरोध के बदलते तरीकों के बारे में क्या बताता है। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ में कहीं ना कहीं ये एक आंकड़ा है। भारत में लगभग 7 से 8% की युवा बेरोजगारी दर। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस हताशा और गुस्से को दिखाता है जो ऐसे नाटकीय विरोध प्रदर्शनों को जमीन देती है। तो ऐसा लगता है कि आज के दौर में राजनीतिक विरोध का एक नया फॉर्मूला सा बन गया है। पहला, कुछ नाटकीय करो जिससे मीडिया की सुर्खियां मिलें। दूसरा, उसे इस तरह से डिजाइन करो कि वो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाए। और तीसरा, कुछ ऐसा करो जो खासकर युवाओं को अपनी ओर खींचे। लेकिन ये रणनीति एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ
इस तरह के एक्शन से कांग्रेस युवा वोटरों को ये संदेश दे सकती है कि वो उनकी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये बीजेपी को राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाने का एक सुनहरा मौका भी दे देती है, जिससे वो इसे देश को बदनाम करने वाली हरकत बताकर राजनीतिक फायदा उठा सकती है। और अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक लोकतंत्र में असहमति जताने और विरोध करने की सही सीमा क्या होनी चाहिए? क्या अपनी बात कहने के लिए किसी भी हद तक जाना जायज है, भले ही उससे देश की छवि दांव पर क्यों न लग जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।